आज के लेक्चर में आप सबका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अलजेब्रा का टॉपिक नंबर 1, 2 चरांक वाले रेखीय समीकरण पार्ट 5। हम इस पार्ट 5 में आज प्रसंग्रह 1.5 हल करेंगे, एक्सरसाइज 1.5, जिसमें हमें क्वेश्चन दिए हैं, उसका इक्वेशन बनाना होगा, युगपत समीकरण बनाना होगा और क्वेश्चंस को सॉल्व करने होंगे। इसके बाद हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करेंगे इस टॉपिक में, क्योंकि ये बहुत ही इक्वेशन वाले क्वेश्चंस बहुत ज्यादा होते हैं। क्वेश्चंस ऐसे बहुत सी वैराइटीज क्वेश्चन की बहुत ज्यादा होती है, तो हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी लेंगे इसके अंदर। तो फिलहाल आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, 2 संख्याओं का अंतर 3 है, बड़ी संख्या का 3 गुना और छोटी संख्या के दुगने का योगफल 19 हो तो वह संख्या ज्ञात करो। तो देखो, 2 संख्याओं का अंतर 3 है, जाहिर सी बात है एक छोटी संख्या होगी एक बड़ी संख्या होगी। तो जब भी संख्याओं के बारे में इस तरह का है, छोटी और बड़ी संख्या, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको माना बड़ी संख्या x है, हमेशा बड़ी संख्या क्या लेने का, x। माना बड़ी संख्या क्या है, x है, ऐसे लेते हैं, माना बड़ी संख्या x और छोटी संख्या y है, इस तरह से मान लिया गया। अब क्वेश्चन में कह रहा है 2 संख्याओं का अंतर 3 है, तो पहली शर्त अनुसार अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, भाई इन दोनों संख्याओं में अंतर कितने का है, 3 का है। यानी कि बड़ी संख्या और छोटी संख्या में अंतर 3 का है, मतलब बड़ी संख्या 3 बड़ी होगी, तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या माइनस कर दिया जाए तो 3 आएगा, 3 आएगा। ये हो गया आपका इक्वेशन 1। अब दूसरी शर्त में क्या कह रहा है कि बड़ी संख्या का 3 गुना, तो हम कहेंगे क्या, यहां पर बड़ी संख्या का 3 गुना, बड़ी संख्या का 3 गुना। मुझे बताइए बड़ी संख्या क्या है, x है, तो x का 3 गुना क्या होगा, 3x होगा। छोटी संख्या का दुगुना, तो छोटी संख्या का दुगुना क्या होगा, छोटी संख्या का 2 गुना। तो छोटी संख्या का 2 गुना क्या होगा, छोटी संख्या y है, उसका 2 गुना क्या होगा, 2y होगा। तो दूसरी शर्त अनुसार क्या कह रहा है, दूसरी शर्त अनुसार अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन कह रहा है कि बड़ी संख्या का 3 गुना और छोटी संख्या का दुगुना, इन दोनों का योगफल कितना है, 19 है। सम टोटल ऑफ द 3 टाइम ऑफ लार्जर नंबर एंड द 2 टाइम ऑफ स्मॉलर नंबर इज 19। तो इन दोनों का योगफल क्या है, इन दोनों का योगफल क्या है, 19 है। तो 3x + 2y = 19, ये आपका इक्वेशन आ गया 2। अब हमारे सामने समीकरण बन चुका है, इसे हल करेंगे हम। ये जैसे देखिए यहां से समीकरण 1 और 2 को 2y है प्लस में, ये इसे हम 2y में बदल सकते हैं, तो -2y से +2y क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करना होगा, समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 2 से गुणा करना होगा। तो समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 2 से गुणा करने पर, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बोथ द साइड बाय 2, तो 2 से गुणा कर दिया जाए, क्या हो जाएगा, ये 2x - 2y इक्वल मल्टीप्लाई 2x 2y 2 3 = 6, ये गया इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 2 और 3 को देखो, +2y से -2y कैंसिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो क्या करेंगे, जब प्लस और माइनस हो इस तरह से तो ऐड कर देते हैं इक्वेशन को। तो हम क्या लिखेंगे यहां पर, समीकरण 2 और समीकरण 3 को जोड़ने पर, तो हम समीकरण 2 और समीकरण 3 क्या कर रहे हैं, जोड़ देते हैं। तो ये रहा समीकरण 2 आपका, 3x + 2y = 19 है हमारा, और 2x - 2y = 6 है हमारा। ये देखिए ये कैंसिल हो गया, 3 × 5x और 19 and 6 क्या होगा, 25। तो x इक्वल क्या होगा, 25/5, 5 5 = 25। तो x का मान कितना आ गया, 5 आ गया। अब x का मान 5 आप समीकरण चलो 1 में रख देते हैं, हमें x = 5 समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रख देते हैं आप हैं, तो x - y इक्वल आपका है 3, x की यहाँ पे 5 रखिए, -y = 3, तो -y इक्वल क्या होगा, 3, ये 5 तरफ जाके -5, तो -y इक्वल -5 में से +3 गया तो -2, माइनस माइनस कैंसिल कर दो, y इक्वल क्या आ गया, 2 आ गया। इसलिए आपको आपका आंसर क्या हो जाएगा, दो संख्या क्या है बोलो,
या बड़ी संख्या 5 और छोटी संख्या 2 है। आंसर में क्या लिखेंगे, बड़ी संख्या 5 और छोटी संख्या 2 है। देखिए ना इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है, 3 का आ रहा है। और जो दूसरी कंडीशन में क्या कहा था, बड़ी संख्या का 3 गुना, इसका 3 गुना क्या होगा 15 होगा, और इसका 2 गुना क्या होगा 4 होगा, ऐड करने पे 19 होगा। तो इस तरह से हमारा ये आंसर होता है फर्स्ट क्वेश्चन का। अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। तो अब ये सेकंड क्वेश्चन आपका टेक्स्ट बुक का है, मैं टेक्स्ट बुक दिखा दूं एक बार और, ये देखिए। ये कहता है मैं आयत हूं, आई एम रेक्टेंगल। और आयत या रेक्टेंगल के बारे में जब भी डायग्राम सामने आता है तो आपने जो इसके गुणधर्म है पढ़ रखे हैं आपने। क्या गुणधर्म पढ़ रखे हैं आपने भाई, आयत की सम्मुख भुजाएं सर्वांग सम होती है, हमें इसकी जरूरत इसमें है। ये देखिए ये दोनों भुजाएं सम्मुख भुजाएं थी, अलग अलग माप में दर्शाया यहां पर है, समीकरण दिख रहा है अलग अलग, लेकिन अलग अलग नहीं है, वो एक इक्वल है, दोनों समीकरण बराबर है। कारण आयत की सम्मुख भुजाएं क्या होती है, सर्वांग सम। ये दोनों भुजाएं भी सर्वांग सम, ठीक है। कह रहा है x और y का मान ज्ञात कीजिए, तो हमें x और y की वैल्यू निकालनी है इसमें। और लास्ट में कह रहा है मेरा क्षेत्रफल और परिमिति ज्ञात कीजिए। ये आयत क्या कह रहा है, रेक्टेंगल क्या कह रहा है कि मेरा क्षेत्रफल और परिमिति ज्ञात करो। तो हमें इस आयत का एरिया और पैरामीटर दोनों निकालना है। तो आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला सबको मालूम होना चाहिए। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। और आयत की परिमिति बराबर क्या होता है, 2 गुणे ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। तो यहां पे फार्मूला आपको याद होना बहुत जरूरी है। तो ध्यान दीजिए यहां पर मैं आयत हूं, अगर ये आयत है तो इनकी सम्मुख भुजाएं क्या कर लो, सर्वांग सम कर लो। तो हम कहेंगे क्या यहां पर, चूंकि आयत की सम्मुख भुजाएं सर्वांग सम होती हैं, इसलिए चलिए हम इन दोनों को बराबर लिख लेते हैं पहले। तो 2x प्लस वाई प्लस 8 इक्वल्स क्या है, 4x माइनस वाई। अब इसे हल कर लिया जाए। देखिए ध्यान से, अगर ध्यान से देख रहे हैं आप तो ये क्या हो जाएगा, देखिए ये 2x है, ये प्लस वाई है, ऐसे रहने दीजिए। इन दोनों को इस तरफ लेकर आइए, -4x प्लस था तो माइनस हो गया, और ये माइनस है तो प्लस, इक्वल्स 8 को आप उस तरफ ट्रांसफर करिए तो -8 हो जाएगा। -4x में से +2x जाएगा तो क्या बचेगा, -2x, और ये इसको ऐड कर लेंगे तो +2y, y प्लस 2y इक्वल्स -8। और इसको अगर इजी करना चाहते हैं तो आप क्या कर लीजिए, या इसको ऐसे रहने देते हैं, चलिए इसको हम ऐसे रहने देते हैं। भाई आयत की सम्मुख भुजाएं सर्वांग सम है तो ये दोनों सम्मुख भुजाएं भी सर्वांग सम होंगी। तो पहले हमने इन दोनों को सर्वांग सम दिखाया, अब इन दोनों को सर्वांग सम दिखा देते हैं। तो x प्लस 4 इसी प्रकार लिख देते हैं। इसी प्रकार देखिए पहले हमने इन दोनों सम्मुख भुजाओं को सर्वांग सम दिखाकर हल किया, अब इन दोनों सम्मुख भुजाओं को सर्वांग सम दिखाकर हल करेंगे। अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो देखिए ध्यान से, ये x है, ये 2y इस तरफ आके क्या होगा, -2y इक्वल्स, ये 4 इस तरफ ट्रांसफर होगा तो -4। ये रहा आपका इक्वेशन 2। आसानी से इक्वेशन 2 बन गए हमारे। अब देखिए यहां पर ध्यान से, +2y से -2y कैंसिल हो जाएगा, तो क्या करेंगे हम सब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन 2 को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। तो समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 आप ऐसे शॉर्टकट में लिख सकते हैं। समीकरण 1 और 2 जोड़ने पर बाय एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो जोड़ लिया जाए। -2x प्लस 2y इक्वल्स क्या हमारे पास है, -8 है। और ये क्या है, x माइनस 2y इक्वल्स क्या है, -4 है। ये कैंसिल हो गया, +2y से -2y, -2x में से x गया तो माइनस एक बार x बचेगा तो x लिखेंगे। -8 एंड -4 -12, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, x इक्वल 12। हमें क्या निकालना था, x की वैल्यू, तो ये x आ गया आपका, x की वैल्यू आ गई पहले। अब x की वैल्यू मिलने के बाद हम क्या करेंगे बताओ, y की वैल्यू निकालेंगे। तो उसके लिए किसमें इक्वेशन रख देते, चलो इक्वेशन 2 में रख देते वैल्यू से, या इक्वेशन 1 में भी रख सकते हैं, जहां रखना चाहे वहां रख सकते हैं। तो हम चलो 2 में रख देते हैं। x इक्वल 12 समीकरण 2 में रखने पर
आपके पास समीकरण 2 क्या है, x माइनस 2y इक्वल्स -4, ये आपका समीकरण 2 है। अब इसमें x की वैल्यू 12 रख दीजिए आप, -2y इक्वल -4। नाउ -2y इक्वल्स क्या हो जाएगा, ये -4 है, 12 को ट्रांसफर करो तो -12 हो जाएगा। क्यों माइनस होगा, क्योंकि ये इस तरफ क्या है, ये प्लस में है। नाउ सब माइनस में है, लेफ्ट हैंड में और राइट हैंड साइड सब संख्याएं माइनस में है, तो आप सबको प्लस में कर सकते हो। झंझट खत्म कर दीजिए, ये लीजिए, सब माइनस में दिख रहा था इसलिए सबको प्लस में कर दिया, टेंशन खत्म। तो 2y इक्वल्स 16 हो गया, 12 और 4 16, y इक्वल 16/2, तो 2/16, y का वैल्यू कितना आ गया 8। क्या बोला था यहां पर, x और y का मान ज्ञात कीजिए, तो हमारा पहला आंसर आ गया, x का मान 12 है और y का मान 8 है। ध्यान दीजिए, तो देखिए x और y का मान मिलने के बाद हमें क्या ज्ञात करना है, ये आयत कह रहा है मेरा क्षेत्रफल ज्ञात करो और मेरी परिमिति ज्ञात करो। तो आयत का क्षेत्रफल और परिमिति ज्ञात करने के लिए उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी पड़ेगी पहले। ये देखिए, ये लंबाई है और ये चौड़ाई है, x और y का मान हमारे पास सही है, उसके आधार पर हम लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कर लेंगे, लेंथ और ब्रेड्थ ज्ञात कर लेंगे। याद रखिए, क्योंकि आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, तो इसलिए लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी पड़ेगी, चाहे वो क्षेत्रफल ज्ञात करना हो चाहे परिमिति। तो मैं क्या करता हूं यहाँ पर, ये देखिए, ये पहले मैं इरेज कर ले रहा हूं, यहाँ पे इतना हटा दे रहा हूं मैं, तो ये हमारा डायग्राम हमारे सामने रहेगा, तो आपको जरा समझ में आएगा। ये देखिए, हमने मिटा दिया इसे। अब करना क्या है, देखिए, हमें आयत की लंबाई और चौड़ाई निकालनी पहले। तो ये दिख रही लंबाई है, ये चौड़ाई है, ये लेंथ है और ये ब्रेड्थ है। तो चलो हम क्या करते हैं, चलो इसमें मान रखो या चलो इसमें मान रखो, किसमें रखना चाहेंगे आप लोग, ऊपर वाले में या नीचे वाले में, जिसमें रखना चाहे। चलो मैं रख देता हूं मान ऊपर वाले में। तो हम कहेंगे क्या, x इक्वल 12 एंड y इक्वल 8 लेने पर, बाई टेकिंग x इक्वल 12 एंड y इक्वल 8, तो हम क्या लिखेंगे, 2x प्लस y प्लस 8 इक्वल, x की वैल्यू क्या है 12 है, तो 2 इंटू 12 इंटू, हाँ तो ना, प्लस y की वैल्यू क्या है 8 है, और ये वाला 8 तो इक्वेशन में ही है, सॉल्व कर लो। 12 गुना 24, 8 8 16, जोड़ने पे आ गया 40, क्या आ गया ये 40, 40। तो लंबाई क्या आ गई आयत की 40, तो हम कहेंगे आयत की लंबाई 40, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल कितना आ गया 40। अब इसके बाद चौड़ाई निकाल लेते, चौड़ाई खाली ये है, या ये जो भी निकाल लीजिए आप, तो हम कहेंगे क्या, आयत की चौड़ाई, ब्रेड्थ कितना हो जाएगा इसका, चलो 2y ले लेते हैं, तो 2 इंटू वाई की वैल्यू कितने लिया है 8, 8 गुना 16, तो ये आ गया 16 चौड़ाई और लंबाई आ गई 40। अब आसानी से पूछेगा, हम प्रश्नों का उत्तर दे देंगे। इसमें क्या पूछ रहा हमसे है, पहले पूछा क्षेत्रफल, फिर पूछा है परिमिति। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो लंबाई कितनी है 40 है और चौड़ाई कितनी है 16 है, 16 चौक 64 वर्ग सेंटीमीटर या वर्ग इकाई जो भी दिया, अगर कुछ सेंटीमीटर दिया तो वर्ग सेंटीमीटर, अदरवाइज वर्ग इकाई, स्क्वायर सेंटीमीटर या स्क्वायर यूनिट। ये आ गया आयत का क्षेत्रफल। अब आयत की परिमिति, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ये देखो लेंथ कितनी है बोलो 40 है और ब्रेड्थ कितनी है 16 है, तो ऐड करने पे क्या आ जाएगा ये दोनों 56, 2 6 12, तो बचे 10 तो क्या 112 सेंटीमीटर या यूनिट। तो इस तरह से दोनों आंसर हमारे मिल गए। तो ये बहुत अच्छा प्रश्न था। अब हम और आते हैं एक अच्छे प्रश्न के साथ। देखिए अगला बहुत ही अच्छा प्रश्न हमारे पास है, पिता की आयु में पुत्र की आयु का दुगुना जोड़ने पर योगफल 70 प्राप्त होता है और पुत्र की आयु में पिता की आयु का दुगुना जोड़ने पर 95 प्राप्त होता है, तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करो। ठीक है, हमें फादर और जो सन है दोनों की प्रेजेंट जो एज है वो निकालनी है। क्या करेंगे इसमें हम, तो इसका हल देखिए क्या होगा। मान लिया जाए, माना पिता की वर्तमान आयु, let with the present age of father be
x वर्ष है और पुत्र की वर्तमान आयु प्रेजेंट एज क्या है, y वर्ष है। मान लिया जाए कि पिता की वर्तमान आयु x वर्ष है और पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष है। तो करेंगे क्या, हम कह रहे हैं पिता की आयु में पुत्र की आयु का दुगुना जोड़ने पर, ध्यान देना पुत्र की आयु का दुगुना, पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष है उसका दुगुना। तो बहुत सिंपल है, देखिए पहली शर्त अनुसार अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, पहली शर्त के अनुसार या पहली शर्त अनुसार पिता की आयु में, तो पिता की आयु क्या है भाई x वर्ष है, प्लस पुत्र की आयु का दुगुना जोड़ने पर, भाई पुत्र की आयु y वर्ष है उसका दुगुना क्या हो जाएगा 2y को जोड़ दिया जाए तो कितना आता है जोड़ने पर, बोला है 70 आता है। ये देखिए इक्वेशन 1 कितना सिंपल, पिता की आयु में x में, पुत्र की आयु का y का दुगुना जोड़ देने पर, दुगुना जोड़ दिया हमने तो कितना आ गया 70 आ गया। दूसरी शर्त अनुसार क्या कह रहा है, दूसरी शर्त में क्या कह रहा है कि और पुत्र की आयु में पिता की आयु का दुगुना जोड़ने पर, पुत्र की आयु में, तो पुत्र की आयु क्या है y वर्ष है, अब इसमें पिता की आयु का दुगुना जोड़ दिया जाए तो पिता की आयु का दुगुना प्लस पुत्र की आयु, पुत्र की आयु में पिता की आयु का दुगुना जोड़ दिए, पिता की आयु x वर्ष है तो कितना आता है बताइए 95 आता है। बस पिता के उम्र में पुत्र की आयु का दुगुना ऐड किया और पुत्र की आयु में पिता की आयु का दुगुना ऐड किया तो इतने इतने मिल रहे हैं। अब देखिए आपके पास इक्वेशन है, बहुत सरल इक्वेशन, चाहे आप x को कैंसिल करो, अगर x को कैंसिल करना चाहोगे तो समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 2 से गुणा करना पड़ेगा और अगर y को कैंसिल करना चाहोगे तो समीकरण 2 के दोनों पक्षों में 2 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों सेम हो जाएगा ना फिर। तो हम y कैंसिल कर लेते हैं, तो समीकरण 2 के दोनों पक्षों में 2 से गुणा करने पर, मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड ऑफ इक्वेशन 2 by 2, तो 2 दूना 4x, 2y, 2 बचे 10, 2 9 18, 19, 190 आएगा। ये आ गया इक्वेशन 3। ऐसा करने से क्या हो गया, ये दोनों सेम हो गया, तो 2y 2y। तो क्या करेंगे, समीकरण 3 में से समीकरण 1 को घटा देते हैं, ये बड़ा है पूरे नंबर्स देखो, तो बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 3, समीकरण 3 में से समीकरण 1 घटाने पर, तो ये 4x प्लस 2y इक्वल 190 है और समीकरण 1 है x प्लस 2y इक्वल 70। भाई घटाने पर, माइनस करने पर साइन चेंज हो जाता है, ये माइनस, ये प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये कैंसिल, 4x में से x गया 3x बचा, इसमें से 70 निकाल दो 120 आएगा, x इक्वल क्या आ गया 120/3, तो 3 4 20, 40 वर्ष। तो पिता की वर्तमान आयु क्या है 40 वर्ष है, 40 ईयर्स। अब x की वैल्यू 40 समीकरण 1 में रख देते चलो, तो x इक्वल 40 समीकरण 1 में रखने पर ये रहा आपका समीकरण 1, x प्लस 2y इक्वल 70, इसमें x का मान 40 रख दीजिए, 2y इक्वल 70, तो 2y इक्वल क्या होगा 70, ये 40 इस तरफ जाके माइनस हो गया, तो 2y इक्वल क्या बचेगा 30, y इक्वल 30/2, आप 2 से डिवाइड कर दो 15 ईयर्स, तो आंसर हो जाएगा पिता की वर्तमान आयु, पिता की वर्तमान आयु प्रेजेंट एज ऑफ फादर कितना हो गया बताओ 40 वर्ष, और पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र की वर्तमान आयु प्रेजेंट एज ऑफ सन कितनी हो गई 15 वर्ष है। ये आपका आंसर है। तो ये आपका बहुत ही अच्छा प्रश्न एज के ऊपर हो गया। आपके सामने दूरी और चाल से संबंधित, दूरी चाल और समय से संबंधित सवाल। देखिए ये सब सवाल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह में भी बहुत आते हैं ऐसे, तो हम ज्यादा से ज्यादा इस तरह के सवाल कवर करने की कोशिश करेंगे और आगे की वीडियोस में भी। ध्यान दीजिए, विशाल ने 1900 किलोमीटर के सफर में, विशाल 1900 किलोमीटर का सफर तय करता है, ट्रेवलिंग करता है। कुछ दूरी बस से, कुछ दूरी वो क्या चल रहा है बस से चल रहा है, और कुछ दूरी हवाई जहाज से पूरी की। भाई 1900 किलोमीटर वो जा रहा है, लेकिन 1900 किलोमीटर को कुछ दूरी वो बस से जा रहा है और कुछ दूरी वो हवाई जहाज से जा रहा है। 1900 किलोमीटर वो केवल बस से नहीं जा रहा है या केवल एरोप्लेन से नहीं जा रहा है, हवाई जहाज से नहीं जा रहा है, वो कुछ दूरी बस से तय कर रहा है और कुछ दूरी हवाई जहाज से तय कर रहा है। ठीक है भाई,
बस का औसत वेग, देखो बस का जो स्पीड है, एवरेज स्पीड दिया हुआ है कितना, 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, तथा हवाई जहाज का औसत वेग दिया हुआ है कितना, 700 किलोमीटर प्रति घंटा। बहुत अच्छी बात है भाई, हवाई जहाज बहुत स्पीड चलेगा। यदि इस सफर को उसने 5 घंटे में पूरा किया हो, मतलब टोटल बस से भी और हवाई जहाज से दोनों मिलाकर के 5 आवर्स लगे उसे 1900 किलोमीटर की यात्रा पूरी करने में या दूरी पूरी करने में, तो विशाल ने बस से कितना किलोमीटर सफर तय किया। तो हमें ज्ञात क्या करना कि विशाल ने बस से कितने किलोमीटर सफर तय किया, कितने किलोमीटर गया, बस के द्वारा कितना किलोमीटर गया, ये निकालना है भाई। ये टोटल 1900 किलोमीटर की यात्रा है, 1900 किलोमीटर। इसमें वो यहां से, मान लिया जाए यहां से बस से निकला, वो पहले यहां से स्टार्ट किया, बस से चला, वो यहां से यहां तक पहुंचा, ठीक है। और बस की स्पीड क्या है, 60 किलोमीटर पर आवर है प्रति घंटा। मान लिया जाए यहां से यहां तक x किलोमीटर की यात्रा कर रहा है, ध्यान देना। फिर बचा हुआ जो इतना डिस्टेंस है वो क्या कर रहा है, एरोप्लेन से, हवाई जहाज से जा रहा है, हवाई जहाज। और ध्यान रखना हवाई जहाज की स्पीड दी हुई है 700 किलोमीटर पर आवर, एक घंटे में 700 किलोमीटर, इतनी स्पीड है। और मान लिया जाए उसने यहां से यहां तक की यात्रा y किलोमीटर पूरी की। सब कुछ इसी में आंसर छुपा हुआ है। पहली बात, उसने 1900 किलोमीटर की यात्रा पूरी की, तो x किलोमीटर प्लस y किलोमीटर मिलाकर 1900 किलोमीटर हो जाएगा। तो पहला इक्वेशन इसी में छुपा हुआ है, पहली शर्त अनुसार x प्लस वाई इक्वल 1900 किलोमीटर। भाई टोटल वो यहां से यहां तक कितनी यात्रा कर रहा है, पूरी 1900 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर रहा है, 1900 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर रहा है। हमने माना कि वो यहां से यहां तक बस से गया, बस से x किलोमीटर तक गया, और यहां से यहां तक हवाई जहाज से गया, हवाई जहाज से y किलोमीटर तक गया। x किलोमीटर प्लस y किलोमीटर, बस और हवाई जहाज की कुल यात्रा मिलाकर हो जाएगा 1900 किलोमीटर। ये आ गया आपका पहला इक्वेशन। तो मैंने से इक्वेशन फर्स्ट डाल दिया। दूसरी शर्त अनुसार, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, यहां पर हमें समय, दूरी और चाल का ध्यान रखना है। तो हम क्या कहेंगे, यहां पर बस द्वारा लगने वाला समय, लगने वाला समय, मुझे बताइए मैंने समय क्यों लिया भाई, क्योंकि यहां पे कहा कि यहां से यहां तक पहुंचने में कुल 5 घंटे लगे। कितने घंटे लगे हैं, 5 घंटे। लास्ट में कहा ना, देखिए पूरे, यदि इस सफर को उसने 5 घंटे में पूरा किया तो 5 आवर्स में पूरा किया, ध्यान देना। इसलिए बस द्वारा लगने वाला समय, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे वेग या चाल। मैं यहां पे लिखूंगा टाइम इक्वल डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये याद रखना सबको है टाइम के लिए। तो बस द्वारा लगने वाला समय बराबर क्या होगा भाई, कितना दूरी कितनी बस से तय किया, x किलोमीटर हमने लिया ना ऐसा, और बस की स्पीड क्या है, स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर, तो इतने घंटे लगेंगे, आवर्स लगेंगे, ठीक है। इसके बाद बस के बाद किसे क्या, हवाई जहाज। तो हवाई जहाज द्वारा लगने वाला समय, सेम वही फार्मूला, दूरी बटे वेग, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है, y किलोमीटर है, और स्पीड क्या है, 700 किलोमीटर है, तो इतने घंटे लगेंगे। लेकिन बस से और हवाई जहाज से कुल जो दूरी तय की गई है, वो दूरी तय करने में कितने घंटे लगे हैं, 5 घंटे लगे हैं। तो दूसरी शर्त अनुसार क्या हो जाएगा, बस से लगने वाला समय इतना है प्लस हवाई जहाज से लगने वाला समय इतना है, इक्वल कुल कितने आवर्स है, 5 आवर्स है। कुल कितने आवर्स है, 5 आवर्स। तो बस घंटे नहीं है, तो ये इतने घंटे प्लस इतने घंटे इक्वल कितने घंटे, 5 घंटे। 5 घंटे में पूरी दूरी तय हुई। अब आपके सामने इक्वेशन क्या आएगी, 2 है। अब जरा ध्यान देना, इक्वेशन 1 और 2 आने के बाद अब करोगे क्या भाई, ये तो बहुत अलग दिख रहा है इक्वेशन, ये एकदम अलग दिख रहा है, इसे सॉल्व कैसे करेंगे। तो हमारे पास कई तरीके, कुछ लोग क्या करेंगे, ट्रेडिशनल जाएंगे, तिरे गुणा कर लेंगे और हल करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, या हम क्या करें, यहां पे 60 और 70 का एलसीएम निकाल लें, लसावी निकाल लें। भाई 60 और 70 का लसावी क्या होगा, ध्यान दीजिए। एक्चुअली लसावी के लिए क्या करेंगे, वैसे 23 या 60, या हम क्या कर लें 2 इंटू 2 इंटू 2 दूना 4, 4 3 12, 12 25 60, ये 2 दूना 4 3 12 25 60 आ गया।
और 700 का क्या कर ले ऐसे हम बता दे रहा हूं मैं समय के लिए आपको। तो पहले तो 2 दूना 4 पचे 20, 2 दूना 4 पचे 20 पचे 100 और 7 700। ये देखिए ये फैक्टर बन रहे हैं। एलसीएम के लिए क्या करते हैं, एलसीएम लसा भी कैसे निकालते हैं, ये दोनों सेम है दो बार तो 2 into 2 लिख लिया। ये दोनों है, एक बार ऐसा है तो एक बार लिखा, एक बार ऐसा है तो एक बार लिखा, एक बार ऐसा है तो एक बार लिखा। ये अब बाकी सब जो नहीं है वो बाकी रिमाइंडर लिख देंगे ऐसे सबको। तो क्या होगा 2 दूना 4 पचे 20 या 60 और 7 पचे 35 0, 6 पचे 30 3, 6 3 18 3 21। ये 0, 6 पचे 30, 6 3 18 3 21। 2100 आ रहा है एलसीएम इसका, लसावी क्या आ रहा है बताओ, लसावी। तो लसावी कितना 2100, तो 2100 का इसमें दोनों पक्षों में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, ध्यान देना यहां पर मैं इसको समीकरण 2 बनाने के बजाय इसमें या समीकरण 2 में हम कहेंगे क्या, समीकरण 2 के दोनों पक्षों में 2100 से गुणा करने पर बाय मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बोथ द साइड बाय 2100। अब इसमें हम गुणा करेंगे तो x अपॉन 60 इंटू 2100 प्लस 2100 इंटू y अपॉन 700 5 इंटू 2100। देखो कितना अच्छी तरह से मल्टीप्लाई हो गया, ये 0 0 निकल गया, 6 3 18 3 बचा इसमें 30, 6 बचे 30 35x हो गया ये, और 7 3 21 2 0 कर गया 3y हो गया ये, और 5 0 0 5 0 0 5 एकम 5 5 गुना 10 इतना आ गया, ये इक्वेशन 3 आ गया। देखिए एकदम खूबसूरत तरीके से एकदम अब आसान। अब इन दोनों का कंपैरिजन पॉसिबल है, इसका कंपैरिजन करने में थोड़ा मुश्किल था। तो अब हम करेंगे क्या, मेरे पास रजिस्टर है यहां पर। हाँ ये देखिए एलसीएम का उपयोग कैसे किया, ध्यान देना आप लोग। अब हम क्या करेंगे इसमें, ये 3y है, इसे 3y कर लेना ज्यादा अच्छा होगा। देखो ये 3y का 3 का मल्टीप्लाई अगर मैं इसमें कर दूंगा तो 3y हो जाएगा, बाद में दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो मैं क्या करता हूं, समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 3 से गुणा करने पर, समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 3 से गुणा करने पर, तो देखिए इसमें 3 से गुणा कर रहे हैं, 3x 3y और 3 से मल्टीप्लाई करो उसमें 0 0 3 9 जा 27 कैरी 2 3 1 जा 3 and 2 5 बराबर है। एक बार जरा ध्यान देना, ये आ गया इक्वेशन 4 आपके पास। अब देखिए ध्यान से, बहुत आसानी से ये प्लस 3y से प्लस 3y कैंसिल होगा, दोनों प्लस में तो क्या करेंगे हम माइनस करेंगे इक्वेशन को। तो हम इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 4 को क्या कर देते हैं माइनस, समीकरण 3 में से समीकरण 4 घटाने पर, तो ध्यान से देखिए हम माइनस करने जा रहे हैं बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 3। तो देखिए ध्यान से 35x 3y इक्वल 10,500 और ये 3x प्लस 3y इक्वल 5,700। बहुत ध्यान से कंटिन्यू किया जा रहा है, ये माइनस माइनस माइनस, क्योंकि सब प्लस में था सब माइनस हो गया, घटाते वक्त ऐसा होता है। 35 में से 3 गया तो क्या बचेगा 32x, ये कैंसिल हो गया, माइनस कर लीजिए। 15 में से 7 गया 8, यहां 9 हो गया, 9 में से 5 गया 4, और 4800 अपॉन ये 32 हो गया, 16 3 48 16 गुना 32, 2 से कट कर दीजिए तो 150 आएगा। तो x का मान क्या आएगा 150 किलोमीटर। प्रश्न में क्या ज्ञात करना था हमें भाई, जरा बताना। तो विशाल ने बस से कितने किलोमीटर यात्रा पूरी की, तो विशाल ने बस से कितने किलोमीटर गया था, x किलोमीटर गया था ना, तो आंसर निकल गया हमारा। इसलिए विशाल ने बस से 150 किलोमीटर सफर तय किया, सफर यानी यात्रा, ट्रेवलिंग, सफर तय किया। तो ये हो गया आपका बहुत अच्छा प्रश्न, समय और दूरी से संबंधित प्रश्न। तो आप ध्यान दीजिए अच्छी तरह से, इस तरह के प्रश्नों को और हम लाने वाले हैं पार्ट 6 में भी। तो पार्ट 6 में भी हम और भी ढेर सारे ऐसे प्रश्न करने वाले हैं, कंटिन्यू इसी तरह के प्रश्न। तो तब तक के लिए आप सब खुश रहें, पढ़ते रहें और नए लोगों से चैनल को सब्सक्राइब करवाते रहें, ताकि मेरा पुरस्कार मुझे मिलता रहे। आपका आशीर्वाद, आप सबको आशीर्वाद, धन्यवाद। पढ़ते रहें।